नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा सुमन वाजपेयी। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे सरकार वर्सेस विपक्ष को लेकर। और उत्तराखंड में चंपावत चुनाव के बाद विधानसभा का ग्रीष्मकालीन बजट सत्र गैरसैंण में आने वाली 7 जून को हो सकता है। इसके लिए विधायी विभाग ने विधानसभा को प्रस्ताव भेजे हैं और इस प्रस्ताव को राज्यपाल से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। इस बार धामी सरकार ने आम जनता के बजट के लिए आम जनता के सुझावों को जगह देने की पहल की है और साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में समाज के लगभग हर तबके से आए सुझावों पर गौर किया गया है। लेकिन जून के महीने में ही गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन बजट सत्र करने की तैयारी धामी सरकार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी सदन में सरकार को जनता से जुड़े कई मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी कर रहा है। आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कई खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। सबसे पहले आपको हम उनसे रूबरू करवाते हैं। आज हमारे साथ में हैं विशाल गुप्ता जी, हमारे साथ में जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ में प्रतिमा सिंह जी आज जुड़ेंगी, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता हैं, और संगीता शर्मा जी हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आज जुड़ने वाली हैं। पीसी थपलियाल साहब आज जुड़ेंगे, वरिष्ठ यूकेटी के नेता हैं, आज उनसे भी बातचीत होगी। नरेंद्र सेठी साहब आज हमारे साथ में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो धामी सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष लगातार कर रहा है। आज इन सब के साथ में हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम लगातार ये बता रहे हैं कि 7 जून को गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन बजट सत्र और बजट को लेकर सरकार और विपक्ष में अब रार छिड़ी हुई है। गैरसैंण में बजट की तैयारी में है धामी सरकार, तो धामी सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष लगातार बना हुआ है और विपक्ष की तैयारी धामी सरकार को घेरने की है। सड़क के बाद अब सदन में घेरने के लिए विपक्ष अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहा है। तो 7 जून को गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन बजट सत्र को लेकर यहां पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं और गैरसैंण में बजट की तैयारी में है धामी सरकार। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव से पहले आपको बता दें कि यहां पर के बाद में माफ कीजिएगा, विधानसभा का ग्रीष्मकालीन बजट सत्र गैरसैंण में आने वाली 7 जून को हो सकता है और इसके लिए विभाग ने विधानसभा को प्रस्ताव भेजे हैं और इसी को लेकर आज ये हमारी खास रिपोर्ट पर भी एक नजर डालते हैं। मार्च 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पेश करने के दौरान चमोली जिले की गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान किया था। लंबे वक्त से गैरसैंण को राज्य की राजधानी बनाने को लेकर मांग चल रही थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद यहाँ के लोगों में कई उम्मीदें जगी। जून के महीने में गैरसैंण में विधानसभा का ग्रीष्मकालीन बजट सत्र होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, जिसको लेकर धामी सरकार और प्रशासन तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता के इस बजट में जनता के सुझाव के लिए और आगामी बजट सत्र में इनका समावेश किया जाएगा। सिलेंडर भी महंगा हो रहा है, पेट्रोल भी, सब चीज़ ही महंगी हो रखी है, तो वो क्या कहेगी आम जनता? यही कहेगी महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ जी मैम, सभी चीज़ों पर होना चाहिए जो ज़्यादा हो रखी है फिलहाल। हाँ जी हाँ जी, फीस भी बहुत बढ़ा रहे हैं आजकल, सभी चीज़ें बढ़ रही हैं। और किचन की अगर बात, हाँ जी, किचन के सामान भी बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। गैरसैंण में होना ही है जो हमारा अगला सत्र है, बजट सत्र है। टेंटेटिव ज़रूर कह सकते हैं कि 7 तारीख आप लोगों को टेंटेटिव डेट की खबर आई है, लेकिन अभी आधिकारिक नहीं है। हमें किसी तरह से अभी इसको नहीं कह सकते कि पुख्ता है कि 7 ही तारीख को होगा, क्योंकि अभी एक प्रोसेस शुरू हुआ है और वो प्रोसेस तभी पूरा होता है जब उस पर गवर्नर साहब की मुहर लगती है। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है।
तो अभी ये टेंटेटिव डेट है और जैसे ही कुछ होता है तो मैं आपके बीच में आकर आपको इन्फॉर्म करूँगी। पहले विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए लेखानुदान पास किया था। शेष महीनों के लिए सरकार को बजट पारित कराना है, जिसकी जून के महीने में पहले सप्ताह में 10 जून को होने की संभावनाएं जताई जा रही थीं। लेकिन प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने के चलते इसमें बदलाव करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट के लिए आम जनता की राय के अलावा उद्योग, व्यापार, पर्यटन, खेती बाड़ी और तमाम क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों के भी सुझाव लिए हैं। मुख्यमंत्री धामी के लिए गैरसैंण में यह पहला विधानसभा बजट सत्र होगा, जिसके लिए सरकार तैयारियां कर रही है। तो वहीं विपक्ष भी महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर धामी सरकार को घेरने की तैयारियों में जुट गई है। ये तो भारतीय जनता पार्टी सदैव जुमलेबाज है, जुमले इनके रहते हैं। ये पहले 2017 में भी इसी तरह के बात की थी कि हम जनता से पूछ करके बजट बनाएं। जनता ने कब कहा कि महंगाई बढ़ाओ? जनता ने कब कहा कि बेरोजगारी बढ़ाओ? जनता ने कब कहा कि पलायन को आप मत रोको? जरा बताएं ना। केवल खनन प्रेमी, शराब प्रेमी सरकार है। उनसे पूछ लें कि शराब कैसे बढ़ानी है, खनन का कैसे अवैध काम करना है, ये उनसे पूछे। निश्चित रूप से जब आम जनता की राय लेकर बजट बना रहे हैं तो आम जनता की राय का समावेश उस बजट में दिखाई देगा। आम जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल वो बजट होगा। जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उनसे पार पाने का बजट होगा। और जो हमारा लक्ष्य है 2025 में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में हो, उसको प्रदर्शित करने वाला बजट होगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र जून के महीने में होने वाला है, जिसके लिए सरकार की ओर से पहले ही बजट पूर्व संवाद के जरिए आम जनता की राय ली गई, जिन्हें बजट में शामिल किया जाएगा। जहां एक तरफ धामी सरकार इस बजट सत्र के लिए तैयारियां कर रही है, तो कांग्रेस भी अब विपक्ष की मजबूत भूमिका के साथ सत्र में जनता के मुद्दों को उठाने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह बजट सत्र 4 दिन का हो सकता है। अब देखना यह होगा कि जनता के सुझाव लेने के बाद सरकार इस बजट को कैसे जनता के लिए कल्याणकारी बनाती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में चंपावत के चुनाव के बाद में विधानसभा के ग्रीष्मकालीन बजट सत्र गैरसैंण में आने वाली तारीख को हो सकता है। इसको लेकर आपको बता दें कि लगातार एक तरफ सरकार तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष अब इसे लेकर घेरने की तैयारी जो है वो लगातार कर रहा है। और सड़क के बाद सदन में अब घेरने को विपक्ष पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है और प्रस्ताव भी इसको लेकर भेजे जा चुके हैं और प्रस्ताव को राज्यपाल से मंजूरी मिलने का बस इंतजार हो रहा है। और इस इंतजार के बाद में उत्तराखंड की जनता को बजट में क्या कुछ मिलने वाला है, इसको लेकर एक तरफ जनता की नजर बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। इस बार धामी सरकार ने आम जनता के बजट के लिए आम जनता के ही सुझावों को लेना शुरू कर दिया है। जी हां, इस बार धामी सरकार चाहती है कि बजट को लेकर जनता सुझाव दे कि आखिर किस तरह से बजट होना चाहिए, क्या कुछ बजट में खास होना चाहिए। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में अब समाज के लगभग हर तबके से आए सुझावों पर गौर किया गया है और आज हम इसी पर विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ में कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से आपको हम रूबरू करवाते हैं। विशाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रतिमा सिंह कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हैं और संगीता शर्मा जी हमारे पास आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पीसी थपलियाल साहब वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं और नरेंद्र सेठी साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है आज की हमारी इस चर्चा में। तो सरकार वर्सेस विपक्ष बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। शुरुआत विशाल गुप्ता जी के साथ में करते हैं। विशाल जी, गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र की शुरुआत होने को है, हालांकि तारीख बताया जा रहा है अभी सुनिश्चित नहीं है, लेकिन जनता को बजट में इस बार क्या कुछ खास देने वाले हैं आप? सरकार जनता के द्वार इस कार्य योजना को लेकर सरकार ने बजट की तैयारी करी है। कुमाऊं में और गढ़वाल जोन में अलग अलग जनता से संवाद करते हुए सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक वर्ग आपका नैनीताल में किया गया जिसमें अनेक ऐसे लोगों को समावेश किया गया जिन लोगों के सुझाव से बहुत बजट को लाभ मिलेगा।
दूसरा सत्र गढ़वाल का जो मुख्यमंत्री जी के आवास में किया गया, उसमें भी बहुत लोगों में, जिसमें उद्योगपति भी थे, उद्योग गिराने और अपने काश्तकार जो गांव से जुड़े हुए थे, हमारे मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और हमारे पंचायत के प्रमुख, सभी लोगों का उसमें बजट के माध्यम से सुझाव आया। अनेक ऐसी चीजें सामने आई जो नया बजट में हम जोड़ सकते हैं और प्रदेश के हित में वो कार्य अच्छा होगा। सर्वस्पर्शी बजट को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार कहा है कि हमारा बजट जनता के द्वार होगा, जनता के सुझाव के साथ होगा, जनता के लिए होगा, जन सरोकार के कार्य करने के लिए होगा। वो उद्योग का क्षेत्र हो, हमारे पहाड़ में कैसे उद्योग लगाए जाए, पलायन कैसे रोका जाए, बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे हब बने और हमारे इंडस्ट्रियल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे मजबूत किया जाए, अनेक ऐसे राजस्व की प्राप्ति कैसे की जाए, कैसे हमारा इनकम का सोर्स बढ़ाए, सरकार का कैसे इनकम सोर्स, और कम लोगों पे भार पड़े, जिससे कम लोगों का भार का उनके ऊपर दिक्कत ना आए उन लोगों को, ऐसी व्यवस्था के साथ बजट का निर्माण हो। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने भी बार बार इन चीजों को दोहराने का कार्य किया है कि बजट हमारा सब स्पर्शी होगा, समावेशी होगा और दूरगामी परिणाम के साथ हमारा बजट संतुलित तरीके से पेश किया जाएगा। ठीक है, आप यानी तैयारी बजट को लेकर कर चुके हैं, लेकिन प्रतिमा सिंह जी आप बताइए, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत आज की हमारी चर्चा में। प्रतिमा जी, विपक्ष बताया जा रहा है कि सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर रहा है, क्या तैयारी है आपकी? मुझे लगता है कि आपने जिस तरीके से प्रदेश की जनता से ये वादा किया था कि जो है स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाने का कार्य करेंगे, और अपने वादे से मुकरते हुए अस्थायी राजधानी जो से बनाने का कार्य किया है, और हम इसका स्वागत करते हैं कि ये देर से ही सही सरकार को ये याद आई कि भराड़ीसैंण में जो है ये इस बार का जो ग्रीष्मकालीन बजट सत्र है उसका आयोजन किया जाएगा। हाँ। अब दिक्कत देखिए, आपने कहा सरकार को घेरने की, बिल्कुल आपको आपके सामने कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जिस दिन से जो है सत्ता में दोबारा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को काबिज करने का कार्य किया है, आपने देखा चुनाव के दौरान किस तरीके से ना पेट्रोल, ना डीजल, ना गैस के दाम बढ़ रहे थे, और चुनाव खत्म होते ही महंगाई चरम पर है कि सबके समक्ष। अब एक बार समझ नहीं आ रही है कि इस बार इस बात को ये इतना नयापन क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा जब बजट की बात हुई थी तो उस वक्त भी इन्होंने यही कहा था कि जनता से राय लेकर के आम जनमानस का जो है उसको बजट पेश किया जाएगा। क्या आम जनमानस के हित में कोई भी मुद्दे थे जो इनके बजट में थे? क्या आम जनमानस ये चाहता था कि प्रदेश में महंगाई बढ़े? क्या आम जनमानस ये चाहता था कि बेरोजगारी बढ़े? पलायन पे आपने कोई काम नहीं किया। शिक्षा की बात करते हैं लेकिन शिक्षा पे आपने कोई कार्य नहीं किया। और बेरोजगारी की स्थिति तो ये है कि आप देखिए, जिन कोरोना वॉरियर्स हो गए या पंचायती राज के आपके कर्मचारी हो गए या जितने भी आउटसोर्स किए हुए कर्मचारी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, आपका दंत चिकित्सक हो गए, सारे के सारे धरना प्रदर्शनरत हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष के पास बहुत मुद्दे ऐसे हैं जिससे सड़क पे तो हम संघर्ष कर ही रहे हैं, और अब सदन में भी सरकार से कई मुद्दों पे सवाल सरकार को देने पड़ेंगे, जिसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा परिसंपत्ति का है कि जिस तरीके से परिसंपत्ति के बंटवारे को लेकर के आपने एक जनमानस को भ्रमित करने का कार्य किया। प्रतिमा जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ठीक है कि आप कह रही हैं कि जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। ठीक है, संगीता शर्मा जी के पास चलते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संगीता जी, आप बताइए, बजट इस बार क्या लगता है, जनता को बजट में क्या कुछ खास मिलने वाला है? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत कुछ खास किया इस बार, तोहफा कहीं महंगाई जैसा तो एक बार फिर से नहीं मिल जाएगा? देखिए गरिमा जी, बजट जो 2022-23 का हमारा आना है, हाँ, तो उससे सभी उत्तराखंड की जनता को बहुत उम्मीदें हैं, चाहे वो गृहणियां हो, कारोबारी हो या व्यापारी हो, और किसान वर्ग, युवा वर्ग और हमारा कर्मचारी वर्ग, तो सभी की जो उम्मीद है, और जिस तरह से भाजपा सरकार ने इस बार जनता से अपनी राय मांगी, तो अब देखने की बात ये होगी कि जब बजट आएगा तो क्या सभी वर्गों को ध्यान में रख करके ये बजट आएगा या स्थिति पहले जैसी ही रहेगी जैसे इन्होंने पहले बजट बनाया। तो इस वाय का अमल किया जाएगा, ये सिर्फ कहने के लिए होगा कि हमने राय मांगी और बजट बना दिया, ये बजट आने के बाद पता चलेगा।
और देखिए कारोबारी चाहेंगे कि जो कच्चा माल है वो उसकी कीमतें घटे तो उनको राहत मिले, युवा चाहेंगे कि हमें नौकरी मिले, कर्मचारी वर्ग अपने लिए लाभ चाहेगा। तो बजट में अगर सब कुछ अच्छा आता है तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड की जनता को एक राहत देने का काम करेगा। अन्यथा जो महंगाई की मार है, जो पूरा उत्तराखंड इस समय और पूरा देश जो महंगाई की मार को झेल रहा है, तो उत्तराखंड को इस बजट से महंगाई से कितनी राहत मिलती है ये बजट आने के बाद। ठीक है, यानी बजट का इंतजार अभी आम आदमी पार्टी कर रही है। थपलियाल साहब आप बताइए, क्या लगता है बजट के बाद जनता को राहत मिलेगी या फिर जनता के हाथ निराशा लगने वाली है? थपलियाल साहब आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। देखिए, जो ये राम को लाए हैं और इनको हमने सत्ता सौंपी है और ये लोग हमारे आगे रामलीला खेलने लग गए हैं। और रामलीला के इस खेल में ये हमको पूछ रहे हैं जनता से कि बताओ बजट में हम क्या करें। वैसे ये तो उत्तर प्रदेश, वैसे थपलियाल साहब जो राम को लाए हैं वाली बात तो उत्तर प्रदेश पर मुझे लगता है ज्यादा लागू होती है। उत्तराखंड में इस गाने के थ्रू कम प्रचार प्रसार हुआ था। उत्तराखंड तो स्टिपनी है। अच्छा। आपने जो राम मंदिर बनने के लिए जो चंदा इस राज्य से इकट्ठा हुआ उसका उत्तर प्रदेश से नहीं हुआ। अच्छा, गॉड, हम लोग स्टिपनी है उत्तर प्रदेश की और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जड़ है, जड़। और जो ये प्लानिंग चल रही है, जनता से पूछेंगे कि क्या बजट चाहिए, तो इनके प्रवक्ता को अगर एक सवाल पूछ दो आप कि क्या बोला जनता का, क्या सजेशन आया, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जनता के सवाल क्या हो सकते हैं, आप जरा सोचिए इस मामले में। मैंने जब इंडस्ट्रियल यहाँ का एसोसिएशन के अध्यक्ष जब जा रहे थे मुख्यमंत्री को, जब उनका बुलावा आया था, उन्होंने मेरे को फोन किया कि थपलियाल बताओ हम क्या बोले। मैंने कहा यार तुम इंडस्ट्री वाले क्या बोलेंगे कि बिजली हमें जरा कम रेट पे दे दो और 24 घंटे दे दो, क्या दे पाएंगे? जो सरकार साल भर में जिनका कोई भी नियंत्रण अपनी वस्तुओं पे नहीं रह गया, जिनके तेल पानी जो कुछ भी है खाने की चीजें दिन दूनी रात चौगनी जा रही है, जिसमें कोई पहले क्या होता था कि बजट में ये महंगा होगा, अब महंगा, ये तो हर दिन हर महीने हफ्ते बजट बनता जा रहा है। इनका आज की तारीख में अगर अंतिम लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति को रोटी चाहिए, आटा चाहिए, तो उसकी स्थिति कहाँ है? आज आटा के बारे में अगर कुछ बता सके कि किस तरह से इन्होंने गेहूं की पॉलिसी बनाई, तो ये नहीं बता पाएंगे। ये लोग जो हैं नौटंकी बात है, ये लोग नौटंकी कर रहे हैं जनता के आगे। महंगाई से कराती हुई जनता से आपको मालूम नहीं है उनको क्या चाहिए? तुमको मालूम नहीं है बेरोजगार युवाओं को क्या चाहिए? तुमको मालूम नहीं है कि आज जो स्थिति इस राज्य में हो चुकी है, जो भ्रष्टाचार, क्या भ्रष्टाचार की स्थिति इस राज्य में हुई है, सब जानते हैं। लेकिन इन लोगों ने लोगों को ये करने के लिए आइए जी आइए, क्या तमाशा हो रखा था मुख्यमंत्री। नहीं, लेकिन थपलियाल साहब एक बात जोड़ना चाहूंगी बस ये कि निंदा इस बात की होनी चाहिए कि ये चीजें लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, जनता की जो मांग है उनको पूरा नहीं कर पा रहे, या फिर इस बात पर कि इन्होंने जनता के सुझाव मांग लिए। मुझे लगता है इस बात को तो हमें थोड़ा सा प्रेज करना चाहिए कि चलिए ठीक है, अगर धामी साहब को लगता है कि जनता भी बताए कि क्या चाहिए उसको, तो ठीक है। इनकी पहल को मुझे लगता है पहले से ही अगर हम नकार देंगे तो थोड़ा सा हो जाएगा। एक्सपर्ट लोगों को बुलाया जाता है बजट बनाने के लिए। यानी जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो ढूंढ के लाए थे मनमोहन सिंह को कि वो एक आर्थिक विशेषज्ञ, इनको ढूंढना चाहिए आर्थिक विशेषज्ञ जो इस अभी क्या ढूंढेंगे, क्योंकि हर चीज तो केंद्र के नियंत्रण में आ चुकी है। अभी इनका प्रोडक्शन कुछ राज्य में है नहीं, इनकी कमाई थोड़ी इस राज्य में शराब और पेट्रोल के अलावा इनके पास कमाई का संसाधन नहीं है। अब जो संचित निधि से जो आएगा उसमें ये नाचेंगे, और उस नाचने में इनको क्या मालूम नहीं है कि आज केरल जैसा स्टेट तो है नहीं है कि जहां शिक्षा स्वास्थ्य एकदम डेवलप हो चुकी है, उसमें मिनिमम बजट चाहिए। यहाँ शिक्षण स्वास्थ्य की जो बदहाली हुई है उसमें ये हम जनता तो बोलेगी मेरे घर तक सड़क आएगी, मेरे को नौकरी दे दो, मेरे को खाना दे दो। अब इसमें ये सुझाव से क्या इनको इतना भी नहीं मालूम कि इतने बच्चे हैं कि जिनको ये नहीं मालूम कि उत्तराखंड की जनता को क्या चाहिए। बस सुझाव माने
मैडम ये नौटंकी है, ये ऐसी नौटंकी है जिसका कि हमें एड़ी गाड़ कई पत्रकार बोलते हैं हाँ जी बहुत अच्छा किया। आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी डिबेट क्लियर कह रहे थे कि सुझाव लेने चाहिए, लेकिन इनका प्रवक्ता अगर ये बता दे अभी कि क्या क्या सुझाव आए हैं, मैं चैलेंज करता हूँ। ठीक है, यानी आपको लगता है ये सुझाव लेने वाली जो टैक्टिक्स हैं ये बिल्कुल ड्रामा नजर आ रही है, एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ इसे इवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। रामलीला खेल रही है हमारे आगे। ठीक है। सेठी साहब हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सेठी साहब, आपने सुना थपलियाल साहब इसके पहले भी एक बार जब हमने बजट को लेकर बात छोड़ी तो वो यही कह रहे थे कि एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए थी और इस पर जनता मुझे लगता है कि कुछ नहीं बना सकती। आपको इस पर क्या कुछ कहना है? साथ ही साथ क्या लगता है इस बार का बजट उत्तराखंड को क्या विशेष देने वाला है, कुछ मिलेगा? या फिर हमने इसके पहले बजट पर एक चर्चा भी की है, एक डिबेट हमारी हुई थी जिसमें जनता से जब हमने जाकर पूछा कि आपको बजट से क्या मुख्यमंत्री जी तो सुझाव मांग रहे हैं, आप कुछ देना चाहेंगे, तो अमूमन ज्यादातर लोगों की बात में यही बात सामने आई कि भाई महंगाई कम कर दीजिए। तो क्या लगता है महंगाई से राहत मिलेगी बजट के बाद? गरिमा, इस बार जो बजट का मुख्य केंद्र जैसे कहते हैं एपिसेंटर, कोई भूकंप का जो एपिसेंटर होता है उसी से ही आंका जाता है कि भूकंप कितनी गति का, कितना रिक्टर स्केल पे उसका क्या असर था। तो आज अगर हम इसको देखें महंगाई को, तो बजट जो है वो महंगाई के इर्द गिर्द 90% समर्पित होना चाहिए, क्योंकि महंगाई एक ऐसी चीज है और महंगाई भी केवल एकमात्र मुझे लगता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अगर नियंत्रित नहीं कर पाती सरकार, तो बजट में किसी भी प्रकार के लोक लुभावन वायदे कर ले, चाहे उसमें किसी भी प्रकार के प्रलोभन दे दे या सहूलतें दे दे, वो बेमानी है। जब तक कि महंगाई का जो छत से महंगाई बरस रही है जो उस महंगाई पे अगर रोक नहीं लग पाएगी, तब तक मेरा तो एक व्यक्तिगत सुझाव है कि बजट के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को बजट के अंदर ले आना चाहिए, ताकि एक व्यक्ति को, आम नागरिक को यह पता हो कि उसको साल में एक बार मार पड़नी है और उसको साल में केवल एक बार महंगाई की मार झेलनी है, और वो पूरे साल भर ये नहीं है, ये वो सुबह उठेगा आज 25 पैसा महंगा हो गया, आज 30 पैसे हो गया, आज 6 रुपए गैस महंगी हो गई। तो सबसे पहले तो सरकार को इसके ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा, जो कि अन्य देशों में किसी भी प्रकार से बजट से बाहर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं है किसी भी देश में। तो सबसे पहला कदम तो ये उठाना पड़ेगा। और दूसरा, जो कोरोना के बाद सबसे बड़ी मार झेली यहाँ की जनता ने, वो जनता ने मार जो झेली वो थी कि किसी तरीके से कोई राहत मिल सके, जिससे जो उनके जख्म हुए हैं, जो उनको चोटें पहुंची हैं कोरोना की, महंगाई की, बेरोजगारी की, उससे कुछ राहत मिले। बजाय राहत मिलने के अगर हम कोई नए कर लगाते हैं और हम ये सोचें कि हम लोक लुभावन की तो बात छोड़ दीजिए कि आपने जनता को क्या लुभावने वायदे करने हैं, जनता की जो अगर जरूरतें पूरी कर दीजिए। आम जन अगर ये कह दे कि मेरे पास जो 3 साल पहले मेरी रसोई में मेरे पास आटा, दाल, चावल, अनाज और मेरे घर में फल, फ्रूट, सब्जी और मेरे बच्चों की फीस चली जाती थी ठीक समय पर, अगर वो होना शुरू हो जाए तो हमें लगेगा कि बजट की सार्थकता सिद्ध हो गई और धामी सरकार बजट को सफल रूप तरीके से प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। ठीक है, और ये हमारा केंद्र होना चाहिए बजट के ऊपर, ना कि अन्य किसी चीज को लेकर। ठीक है। तो बड़े अहम सुझाव आपने दिए हैं और इस पर हम जानेंगे विशाल जी से कि आखिर उनको ये सुझाव कितना पसंद आया और इस सुझाव पर वो काम कितना करने वाले हैं, क्योंकि इस बार खुद सरकार ने जनता से बजट को लेकर सुझाव मांगे हैं। लेकिन फिलहाल देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब,
कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बजट पर सरकार वर्सेस विपक्ष को लेकर चर्चा कर रहे हैं। विशाल जी के पास चलते हैं। विशाल जी, अभी आपने ब्रेक से पहले नरेंद्र सेठी साहब की बात को सुना। उन्होंने कई अहम चीजें कही। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कही उन्होंने पेट्रोल डीजल को बजट के दायरे में लेकर आने की। क्या जैसा थपलियाल साहब कह रहे थे, वाकई में जनता के सुझावों को आप सुनने भी वाले हैं, या फिर सिर्फ एक इवेंट टाइप क्रिएट करने के लिए ये धामी सरकार की ओर से कहा गया कि जनता सुझाव दे, जबकि यहाँ पर बैठे सभी लोग पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ उत्तराखंड की जनता भी हैं और सुझाव दे रहे हैं लगातार? विशाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? मुझे लगता है विशाल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रतिमा जी को जोड़ लेते हैं। प्रतिमा जी कांग्रेस से है, प्रदेश प्रवक्ता हैं। प्रतिमा जी, आप बताइए क्या लगता है? अभी देखा आपने यहाँ पर जुड़ चुके विशाल साहब। विशाल साहब, आवाज आ रही है? हाँ जी। जी विशाल जी, अभी आपने सुना यहाँ पर सेठी साहब को सुना ब्रेक से पहले, उन्होंने बड़ी अहम बातें कही। पेट्रोल डीजल लगातार महंगा हो रहा है, इसको बजट के दायरे में लाने की बात कही है। आप जनता से सुझाव मांग तो रहे हैं, लेकिन क्या उनके सुझावों को सुनने भी वाले हैं? क्योंकि अगर सेठी साहब को ही हम ले लें तो पत्रकार वरिष्ठ हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता भी और महंगाई से निजात पाना हर कोई चाहता है। सेठी जी वरिष्ठ पत्रकार और मेरे आदरणीय हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राज्य सरकार विकास की यात्रा में सामूहिक जिम्मेदारी के साथ अपने लोगों को जोड़ना चाहती है। किसी को उसको हंसी मजाक में ले रहा है। अभी थपलियाल जी इसको बहुत हंसी मजाक करके दिखाना चाह रहे थे। लोकतंत्र में सबके सुझाव को इम्प्लीमेंट कर राज्य के विकास की यात्रा में सबको सहभाग होना चाहिए। इन भावनाओं के साथ सरकार ने काम किया। एक अभियान पहल के साथ सरकार ने नई पहल जोड़ी है कि जनता के द्वार पे सरकार खड़ी है और जनता के सुझाव से सरकार ऐसे सुझावों के साथ इंप्लीमेंट करना चाहती है। उन्होंने एक्सपर्ट सुझाव देते, अच्छी बात, अच्छे सुझाव देते, लेकिन हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता में भी अच्छे लोग हैं जो अच्छे सुझाव के साथ समावेशी बजट बनाने की हमें कामयाबी देंगे। और राज्य सरकार चाहती कि ऐसा बजट, संतुलित बजट बनाया जाए जिसमें महंगाई की मार को कम किया जाए। महंगाई बाद में मोटिव किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर महंगाई का जो प्रकोप है वो कोई इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन राज्य सरकार चाहती कि महंगाई की मार हमारे प्रदेश की जनता पे कम की जाए। किन भावनाओं के साथ उसे काम किया जाए और हमारे प्रदेश का राजस्व भी कम ना हो। हमारी कांग्रेस की नेता इंदिरा हृदय जी कहती थी, मुझे आज भी वो बात याद आती है, कि हमारे प्रदेश का राजस्व बढ़ोतरी के लिए केवल खनन और आबकारी दो ऐसे विभाग है जो हमारे प्रदेश का राजस्व बढ़ाते हैं। कहीं से हमें आमदनी का सोर्स नहीं मिलता। उन आमदनी के पॉइंटों को घेरा जा रहा है, उनको देखा जा रहा है कि कहां से हम आमदनी निकाल सकते हैं, अपने प्रदेश के विकास की यात्रा में उनको जोड़ सकते हैं। आप देखिए कोरोना काल के बाद टूरिज्म क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ। वहां भी सरकार ने अपनी संवेदनशीलता अपनाते हुए उनको लाभ दिया। सरकार चाहती है कि जनता के द्वार पे खड़ी होकर मैं विकास की बात करूं। सरकार ऐसा बजट बनाना चाहती है कि सबको जोड़ते हुए एक संतुलित बजट पेश किया जाए और हमारा राज्य का भी जो आमदनी का सोर्स है वो बढ़ाया जाए। क्योंकि जीएसटी के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए का हमें अगले महीने घाटा होने जा रहा है। उसकी भरपाई के लिए भी राज्य सरकार ने अपनी संवेदनशीलता अपनाई है, उसमें भी काम करना शुरू कर दिया है। उद्योग जगत के अनेक ऐसे लोगों के सुझाव आए। मैं उस मीटिंग में था मुख्यमंत्री जी के यहाँ। अनेक ऐसे सुझाव आए जो बहुत सराहनीय थे। वो सौर ऊर्जा के डेवलपमेंट के लिए, सौर ऊर्जा से अपनी कैसे बढ़ोतरी हो, मैन पावर के लिए, पलायन को रोकने के लिए, रोजगार में तनवीज करने के लिए, और कृषि का क्षेत्र सबसे ज्यादा सुझाव के साथ जुड़ा कि हमारा कृषि का क्षेत्र आमदनी का क्षेत्र बन जाए। उनका जो विपणन है, जो उनकी मार्केटिंग है, बहुत सुंदर तरीके से हमारे प्रोडक्ट को
पटल पर बेचा जाए, अच्छे पटल पर बेचा जाए, जिसकी दुगनी इनकम मिले, आमदनी मिले। ऐसी भावनाओं के साथ सुझाव आए, लेकिन हमारे सप्या जी ने उसकी हंसी मजाक उड़ा दी। इतने बड़े उसे इवेंट बना दिया। ये इवेंट के लिए काम नहीं हो रहा है, एक पहल की है सरकार ने। नहीं, ठीक है विशाल साहब, विशाल जी अच्छी पहल है, हम कहते हैं अच्छी पहल है, लेकिन बस बात ये है ना कि आपने अभी जिन सुझावों की बात की है विशाल जी आपने जिन सुझावों की बात की कि जनता की ओर से बहुत सराहनीय पहल जो सुझाव हैं वो आ रहे हैं, लेकिन सबसे अहम यहाँ पर ये हो जाता है कि सुझाव आ तो रहे हैं, आप उनको ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आप उन पर काम भी करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं? तो मैंने आपको सही बताता हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक पॉइंट को लिखा है, एक एक पॉइंट को हम वहीं बैठे थे, एक एक पॉइंट पे इम्प्लीमेंट होगा, एक एक पॉइंट पे राज्य के फायदे की बात होगी, एक एक पॉइंट पे राज्य के विकास की यात्रा में सबको जोड़ा जाएगा, राज्य कैसे तरक्की करे। और 21वीं सदी में 2025 के अंदर जब हमारा राज्य 25 वर्ष पूरे करेगा, कैसे हमारा राज्य का विकास होगा और अग्रणी पंक्ति पे कैसे हमारा राज्य पहुंचेगा, माननीय मोदी जी के सपने को हम कैसे उत्तराखंड का साकार करेंगे, इन भावनाओं के साथ काम करेंगे। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि देखिए उत्तराखंड का विकास, तो भी आपको हम जोड़ेंगे, इससे जुड़ा एक सवाल भी करेंगे, लेकिन प्रतिमा जी के पास चलते हैं। प्रतिमा जी आप बताइए, विशाल जी कह रहे हैं कि भाई हमने तो सुझाव लिया है, हम चाहते हैं कि नए तरीके हमें भी पता चले किस तरह से राज्य का जो बजट है वो बढ़ाया जाए, राज्य में लोगों की आमदनी बढ़ सके और राज्य पर कर्जा भी ना हो, क्योंकि उत्तराखंड तो भाई कर्जा प्रदेश फिलहाल कहलाने लगा है, बड़ा कर्जा उत्तराखंड पर है। तो लगता है कि जो सुझाव आ रहे हैं, जनता दे रही है, वो मानने वाले हैं, क्या वो माने जाएंगे, या अगर अपने मन से बजट भी सुझाव तो किनारे कर दीजिए, अगर खुद से भी बजट बनाते हैं तो क्या लगता है जनता को कुछ राहत देंगे इस बार ये? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को या कोई राजनीतिक दल है, बड़ी बड़ी बातें करने से पहले अपना इतिहास थोड़ा पता होना चाहिए, तो बड़ा अच्छा होता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोकतंत्र की बात कर रहे थे कि लोकतंत्र में अगर जनता से हमने जो है सुझाव मांगे हैं तो क्या गलत किया। अरे लोकतंत्र, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है 2014 से मैं बात करूं या प्रदेश की बात करूं, लोकतंत्र का तो आप सम्मान नहीं करते। अरे लोकतंत्र की धज्जियां आपने उड़ाइए, आप आरोप न लगाइए। 1975 ने करा देश के अंदर लोकतंत्र की धज्जियां आपने उड़ाई, हमारे से लोकतंत्र पता करिए। पार्टी लगातार लोकतंत्र करती है। 1975 किसने लगाई देश में इमरजेंसी, किसने लगाई? आप बताइए, आपकी पार्टी ने लगाई नहीं लगाई? आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आपके मुख से शोभा नहीं देता लोकतंत्र। नहीं प्रतिमा जी, विशाल जी उनको बोलने का मौका दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो वो बीच में नहीं बोली थी, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आपको जो कहना है उनके जवाब में आप काउंटर करिएगा। ठीक है प्रतिमा जी, आप कंटिन्यू करिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसके प्रवक्ता के अंदर बड़ी शालीनता होनी चाहिए और बड़ा संयम होना चाहिए, क्योंकि आप तो ऐसे बौखला रहे हैं जैसे आपके पास मेरी बातों के जवाब नहीं है, इसलिए आप बौखला रहे हैं। क्योंकि आप सत्ता में हैं, इसलिए थोड़ा तो आपको, अगर हम बौखलाएं तो समझ आता है भाई उनको विपक्ष में, आप तो सत्ता में, आराम से सुनिए ना, जवाब दीजिएगा। आपको आरोप क्यों लग रहा है? इसका मतलब कि जो मैंने आपकी दुखती नब्ज पे हाथ रखने का कार्य कर दिया। मैंने कहा कि लोकतंत्र का सम्मान आप नहीं करते हैं। लोकतंत्र में संवाद और सामंजस्य दो ऐसे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, जो है लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब से मोदी सरकार या प्रदेश की सरकार सत्ता में आई, आप बता दीजिए, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो हमारे पत्रकार बंधु हो, चाहे आम जनता हो, कितना इन्होंने संवाद और सामंजस्य स्थापित प्रतिमा जी सुन लीजिए। प्रतिमा जी अभी आपने खुद दो शब्द बोले हैं, संवाद और सामंजस्य। भाई मुझे लगता है आपको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर ये कुछ पहल कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाया अभी तक, उसके रिजल्ट भी नहीं आ पाए, पॉजिटिव आउटकम होगा, नेगेटिव होगा, ये तो आने वाला। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, आपको पूरा वक्त दूंगी, लेकिन आपने दो शब्द बोले इसलिए मुझे कुछ बीच में बोलना पड़ रहा है। सवाल ना करती अगर आप मेरे दो शब्दों के बाद मेरा पूरा वक्तव्य सुन लेती। मैं आपको पूरा उसके बाद सुनूंगी। मैं आपको पूरा सुनने वाली हूँ, बस उन दो शब्दों को जोड़ लीजिए। मेरे दो आप ही के शब्दों पर बोल रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस सुझाव वाली जो बात सामने आई है उसका विरोध कर रही है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई आपने कहा संवाद और सामंजस्य बैठाइए, ये संवाद का ही तो तरीका है ना, ये संवाद का ही तरीका है ना मैडम। अगर वो सुझाव चाहते हैं तो एक तरीके से आप या तो खुद बोल लीजिए। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का भाषण सुन रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारत की पत्रकार हूँ और मैं आपसे सवाल करूंगी। अभी आप क्या कह रही थी विशाल जी को बौखलाइए मत, और आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं किस पार्टी के पत्रकार हूँ। आपको अगर मैंने रोका,
मैंने आपसे क्या कहा? मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ, आप उसको जोड़ लीजिए, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगी। अगर आप बीच में कुछ बोलती हैं और मुझे आपसे कुछ पूछना है तो मैं आपको बीच में भी रोकने का हक यहाँ पर बैठकर रखती हूँ, ठीक है? और आप प्लीज ये डिसाइड मत करिए कि मैं कौन सी पार्टी की पत्रकार हूँ और कौन किसके लिए बात कर रही हूँ। एक मिनट हाँ जी, पहले आप मेरी बात मिस वाजपेयी, आप एंकर हैं, बहुत बढ़िया बात है, बट आप किसी प्रवक्ता को डिक्टेट नहीं कर सकती। मैं आपको डिक्टेट कर ही नहीं रही थी। के बीच में टोक नहीं रही है, और तो मुझे अनइंटरप्टेड आपने कितना टाइम दिया आप बता दीजिए। आपके पास घड़ी भी है, सब कुछ है, मैं आपको नहीं सिखा रही हूँ आपका काम, लेकिन आप मुझे 1 मिनट भी अनइंटरप्टेड नहीं दे रही हैं। आपने मेरी बात बीच में काट दी। मैं क्या बोलना चाहती हूँ? मैंने अगर आपको काटा, मैंने आपसे क्या कहा था, मैं आपको पूरा वक्त दूंगी। खैर, मैं आपको अभी फिर आपसे कह रही हूँ, अपनी चर्चा पर वापस आते हैं, ये अलग मुद्दा है। आप ये बताइए, आपने कहा संवाद और सामंजस्य, जो सुझाव लेने वाली बात है, ये क्या है? इसको संवाद नहीं कहेंगे, या सिर्फ आपने कसम खा रखी है, विरोध की राजनीति आपको करनी है, कुछ भी करे बीजेपी, हमें तो बस खड़े हो जाना है झंडा लेकर कि इनका काम गलत है? बताइए, बोलिए, और बिना रोके आपको बोलने का मौका दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। अब आप सुनिए, मैंने कहा कि लोकतंत्र का सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, और मैं अपने वक्तव्य पे अडिग हूँ। जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, या प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, विपक्ष से लेकर के, पत्रकारों से लेकर के, या आम जनमानस से कितना संवाद स्थापित किया है इन्होंने। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के अलावा कभी जन की बात सुनने की इच्छा जाहिर की नहीं की। एक दिन टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो दूसरे देश में बैठे व्यक्ति से आप भारत की किरकिरी करने का कार्य करते हो और कहते हैं कि आपको मेरी आवाज आ रही है। नहीं, ये है देश के प्रधानमंत्री। अब आपकी बात में मैं आती हूँ, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। मैंने तो आपको भी बोला कि पिछली बार भी उन्होंने यही कहा था कि हमने आम बजट में जनता से राय मांगी है। तो मुझे ये बताइए, क्या जनता ने इन्हें राय दी थी कि आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का कार्य करें केंद्र में? क्या जनता ने इन्हें राय दी थी कि आप एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाइए? क्या जनता ने इन्हें राय दी थी कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको जॉब से निकालने का कार्य करिए? और बेरोजगारी दर उत्तराखंड में कितनी है आपके समक्ष? एक छोटा सा डेटा लाने की बात करूंगी, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि समग्र विकास की बात करेंगे, आम आदमी के सर पे कोई बोझ ना पड़े, इस तरीके का बजट लाएंगे। एक छोटा सा आपको सिर्फ एक जो है फिगर देने का काम कर रही हूँ मैं। अगर आपको आम जनता की इतनी फिक्र है तो सबसे पहले ये जवाब ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम जितने 2014 में थे उससे कम हो गए, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम यहाँ पर कम नहीं हुए और बढ़े। आज 530% एक्साइज ड्यूटी जो है वो पेट्रोल और डीजल पे ले रहे हैं। ये कहाँ पे जायज है? ये कहाँ का समग्र विकास है? और इससे क्या आम जनमानस की रीढ़ की हड्डी नहीं टूट रही है? ठीक है। 2014 में 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगती थी पेट्रोल पे। आज आपको पता है उसकी स्थिति क्या है? 30 रुपए के करीब वो पहुंच चुका है। ठीक है। मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी बातें करने से पहले हम जनता से ये मांगेंगे, वो मांगेंगे। आपको इकोनॉमिस्ट इस देश में या प्रदेश में क्यों होते हैं? मुझे बताइए। इकोनॉमिस्ट इसलिए होते हैं कि आज जो देश और या प्रदेश विकट स्थिति से गुजर रहा है, आज आपको कोरोना महामारी के बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो नजर आने लगे हैं, जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। आप इकोनॉमिस्ट से लीजिए ना सजेशन, उनसे पूछिए। आम जनता तो आपसे कहेगी कि आप महंगाई मत बढ़ाइए, आप उसके लिए क्या प्रयास करेंगे और कैसे बजट में इंक्लूड करेंगे? बेरोजगारी आम जनता कहेगी, आप उसके लिए क्या प्रयास करेंगे, कैसे बजट में इंक्लूड करेंगे? ठीक है। आपको लगता है कि जनता से सुझाव नहीं लेना चाहिए था? मुझे लगता है संवाद का एक पैटर्न ये भी होता है, बाकी सरकार जनता से किस तरह से कनेक्ट करेगी। हमने स्वागत किया, हमने कहा आप ऐसा कह रहे, लेकिन मैंने स्वागत तो आपने नहीं किया, आपने स्वागत तो नहीं किया, आप इसी बात पर भड़क गई थी, आप इसी बात पर भड़क गई थी। नहीं करते लोकतंत्र पे, मैंने ये बताया आपको कि देखिए बात करना, मैं संवाद की बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, तो मेरी बातें तो सिर्फ बातें ही है ना। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही थी। और सड़क पर हम भारतीय जनता पार्टी की हर जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्षरत रहते हैं, और सदन में भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। बस मैं 10 सेकंड आपसे लेना चाहती हूँ। महत्वपूर्ण मुद्दा उस वक्त छूट गया था, परिसंपत्ति का मुद्दा। परिसंपत्ति पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर सिंह धामी जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, मुझे लगता है वो जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के सामने नतमस्तक होने का कार्य किया है, और इसके कई सारे जो सरकारी जो रिटर्न आदेश है वो भी हमारे पास है। सेठी साहब आवाज नहीं आ रही, आ रहे इसके बाद आपके पास ही आ रहा है।
ठीक है प्रतिमा जी, आपने बोली, आपका वक्त पूरा हो गया। अगर बाकी मेहमानों को बोलने का मौका नहीं दूंगी ना, तो जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह दिया ना मुझे, वैसे ये मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता कह देंगे। सब जुड़े हुए हैं। अब अरे मैडम, अभी तो आपने बोला, खैर कोई नहीं, चलिए। मैंने कहा आपने उन्हें टाइम नहीं दिया। ठीक है, अभी आप संतुष्ट है ना? मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए भारत का पत्रकार होने का, वरना जनता समझ लेगी मैं प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी की। खैर, सेठी साहब आपके पास आते हैं। आपने सुना यहाँ पर प्रतिमा जी कह रही हैं कि भाई क्या जरूरत आप पड़ी जनता के सुझाव लेने की, इकोनॉमिस्ट को बिठाइए। एक तरफ वो कह रही हैं कि संवाद और सामंजस्य बिठाइए। एक बार सोचना चाहिए ना कि अभी तो आया भी नहीं है। महंगाई पर हम पहले ही भारतीय जनता पार्टी से 100 सवाल कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अब तो डिबेट्स में बैठकर ये बात मानने भी लगे कि हाँ महंगाई बढ़ी है, भले उसके वो रीजंस कुछ भी देते हों। लेकिन अगर बजट को लेकर सुझाव ले भी रही हैं, मैं सुझाव पर ही बात करती हूँ क्योंकि आज उसी पर चर्चा है हमारी, तो गलत क्या है? कम से कम बजट आने का इंतजार तो करना होगा ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि महंगाई सिर्फ और सिर्फ आज 4, 5 या 10 सालों में बढ़ गई बीजेपी की सत्ता में। इसके पहले कांग्रेस में महंगाई की जो हालत थी वो भी देश ने देखी है मैडम। ठीक है सेठी साहब, आप इस पर जवाब दीजिए। गरिमा, ये तो खैर बाद में तय कर लेंगे कि हाँ। आपको कांग्रेस का प्रवक्ता बनना ज्यादा पसंद होगा या भाजपा का। हाँ। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं भी बन जाऊंगा, भाजपा या कांग्रेस। उसके बाद फिर हम दूसरी बात आगे करते हैं। ठीक है। बात यह है कि अगर हम लोग सुझाव नहीं लेते, हम लोग से मेरा मतलब है सरकार अगर सुझाव नहीं लेती जनता से, तो इनकी स्थिति ये होती कि अपनी अपनी चला दी। इन्होंने तो सुझाव ही नहीं मांगा हमसे। और अगर आज सुझाव मांग लिया तो क्यों मांग लिया? करनी तो तुमने अपनी है। मतलब इसमें तो ये स्थिति है कि तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक नजर का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अरे बजट के सुझाव तो आने दो। प्रतिमा जी सुन तो लीजिए पूरा कि बजट जो आना है उसमें जो सुझाव मांगे हैं, अगर 1000 सुझाव आए हैं उसमें से अगर 300 पर भी अमल कर लिया धामी सरकार ने, तो लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। और अगर उन्होंने कह दिया कि हमने सुझाव ही नहीं मांगने, हमने अपनी मन की करनी है, तब आप कहिए तानाशाह सरकार है। मैं बार बार इस बात को फोकस कर रहा हूं और कह रहा हूं कि जो इस समय कोरोना की वजह से जो पूरी की पूरी जनता प्रदेश की त्रस्त है, उसको उस पूरी गाड़ी को पटरी पर कैसे वापस लेके आया जाए। युवा जिनके रोजगार छूट गए, काम रोजगार छूट गए, वो कैसे दोबारा रोजगार पाएं, उनके घर का चूल्हा चौका कैसे दोबारा से नियमित हो, जिन पे कर्जे चढ़े वो कैसे कर्जे उतरे। इस ओर सोचकर हमें आगे की अपने सुझावात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। हर बात के ऊपर टांग खिंचाई करना, हर बात के ऊपर सत्तारूढ़ दल का उसकी खिंचाई करना, और सत्तारूढ़ दल भी अगर इस तरीके की प्रवृत्ति अपनाता है कि हर बात पे विपक्ष को ताने मारना, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र अभी दोबारा बहाल होना बाकी है उत्तराखंड में। बिल्कुल। और लोकतंत्र बहाल हुए बगैर यहां विकास की बात सोचनी बेकार है। यहां के युवा के लिए आपको सोचना पड़ेगा, यहां की बेरोजगारी के लिए सोचना पड़ेगा। जो बेरोजगारी दर 5.3 पहुंच गई पिछले कुछ समय में, उत्तर प्रदेश की 2.9 है बेरोजगारी दर। जो हमारे प्रदेश के ऊपर कर्ज है 80,000 करोड़ रुपए का, उसको कैसे उतारा जाए, इन सब चीजों को लेकर पर्यटन आपके सामने है। आप बार बार अगर सत्ता पक्ष अगर बार बार 4 धाम की श्रेय लेना चाहता है, तो 4 धाम यात्रा आज से नहीं अनादिकाल से चली आ रही है। और उसके ऊपर श्रेय लेने का कोई फायदा नहीं है। केवल और केवल अगर आपने फोकस करना है तो उन पर करिए। आपके जो मंत्री हैं, जो सारे समय राजधानी में यहाँ एसी कक्षों में पड़े रहते हैं, उनको कहिए अपने क्षेत्रों में जाएं और अपने गांव के उन जगहों पर प्रवास करें जहां पे ग्रामीणों को वास्तव में पगडंडियों की, सड़कों की, पेयजल की, खाद्य आपूर्ति की, उनके पशुओं के लिए, उनके पेयजल के लिए उनकी समस्याएं हैं, उसका कैसे निराकरण किया जाए, इसके ऊपर सोचें। यहां बैठकर, यहां घूमकर लाल बत्तियों में उसका निराकरण नहीं हो जाएगा। गढ़वाल उत्तराखंड वैसा का वैसा ही रह जाएगा। सपना जो सोचा था, जो हमने जिस लिए उत्तराखंड बना था, वो उत्तराखंड यथावत बना रहेगा, अगर मंत्रियों की सोच, विधायकों की सोच परिवर्तित नहीं हुई तो।
जी गरिमा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी यहाँ पर बेहतर तरीके से काम करना होगा। देखिए सबसे अहम यहाँ पर यही हो जाता है कि अगर कुछ भी चीज़ सामने आती है तो पहले उसको समझना होगा कि आखिर उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो पा रहा है। अभी तो उस चीज़ को लेकर कोई बात ही नहीं हुई और सिर्फ विरोध करना शुरू कर देना। प्रतिमा जी, आपने बोला है अभी और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ लें, उसके बाद आपके पास, उसके बाद लौटेंगे आपके पास। ठीक है, बोल लीजिए, आज मैं आपको पूरा मौका दूंगी। मैं सेठी जी से भी बोलना चाहती हूँ और आपसे भी। मैंने देखिए कांग्रेस पार्टी ने विरोध नहीं किया, शायद आपने मेरे पहले वक्तव्य को नहीं सुना। भराड़ीसैंण में ग्रीष्मकालीन बजट सत्र हो रहा है, हमने उसका स्वागत किया। हाँ। लेकिन मैंने कहा आप ये बताइए, आपने उनसे सुझाव मांगे तो हैं, आप उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? और यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो कई सुझावों के दौरान मौजूद थे, तो जरा बता दें कि कितने सुझाव। ठीक है प्रतिमा जी, आपने जो बात अभी कही ना, प्रतिमा, ठीक है, अभी आपने जो बात कही ना कि हमने ये कहा कि आप जो सुझाव पूछ रहे हैं कि उनको मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे, मैंने इसी सवाल के साथ में अपने डिबेट की शुरुआत की थी। आज तो आपने ध्यान से सुना नहीं और सीधा मुझ पर इल्जाम लगाया। ठीक है, मैंने इसी सवाल के साथ मैंने बीजेपी से ही शुरुआत की थी। यही मेरा सवाल था। हमेशा सकारात्मक राजनीति पे भरोसा करती है, तभी देश की जनता ने 70 साल हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बिल्कुल हम सकारात्मक सुझाव देते हैं, बट विपक्ष। ठीक है प्रतिमा जी, आपके पास आएंगे हम, और मेहमान जुड़े हुए उनको जोड़ लेते हैं। थपलियाल साहब, आप जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए। अभी आपने सुना यहाँ पर कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि भाई सुझाव ये मांगे तो हैं, लेकिन उनको मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे। अभी आपकी बात को लेकर विशाल जी भी कह रहे थे कि भाई इसको हंसी मजाक में ले लिया। देखिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और अन्य महाराष्ट्र जितने हैं, क्या वहां कोई सरकारें सुझाव देती है? क्यों चुनाव कराते हैं? हम चुनाव इसलिए कराते हैं कि जनता के जनप्रतिनिधि विधानसभा में भेजे जाते हैं और उनका काम है, उनसे काम नहीं। तो सरकार अगर जनता से सीधा कनेक्ट करना चाहती तो बुराई क्या है इसमें? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? के माध्यम से मैडम, सीधा जो है ना, हिटलर करता था सीधा संपर्क। जो मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं ना, वो सीधा संपर्क, वो जनप्रतिनिधियों को नहीं मानते। तुमने इतना खर्चा चुनाव में क्यों किया? तुम जनता से सुझाव लो और अपनी सरकारें चलाओ। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या देश का बजट जनता के सुझाव से बनता है? क्या उत्तर प्रदेश का बजट जनता के सुझाव से बनता है? तो कौन बजट बनाने जा रहा है? वो तो सुझाव मांग रहे हैं, हो सकता है समस्याओं को समझेंगे, उसके बाद कुछ बेहतरी के लिए ही हो सकता है। जनप्रतिनिधि है, इसके लिए जनप्रतिनिधियों से सुझाव लो। तुम उनको फेस ही नहीं कर सकते। जनप्रतिनिधि, आप जो प्रतिमा जी यहाँ पे सवाल खड़ा कर रही हैं, उसका जवाब देना कठिन है कि जब इतना महंगा कर रहे हो तुम डीजल पेट्रोल, तुम सुझाव क्या लेना चाहते हो जनता से? आप जनप्रतिनिधियों से सुझाव लो, सारे विधायकों को बुलाओ। सब आप 46 विधायक, तुम जो मैडम ने बोला ना लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, अगर करती तो उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया इनको, 46 विधायक दिए। हारे हुए विधायक को हमारा मुख्यमंत्री कैसे बना दिया? अब मुझे नहीं लगता थपलियाल साहब, हारा वाला विधायक क्यों हमसे सुझाव ले रहा है? थपलियाल साहब, सिर्फ 19 लोग ही तो हैं। अगर वहां पर भी ये बहुमत करेंगे तो 47 सुझाव तो इनकी पसंद के आने वाले हैं। फिर क्या दिक्कत है आपको? जनप्रतिनिधि दे या जनता दे? सब जनता का सुझाव जनता देखती है कि मेरा प्रतिनिधि क्या सुझाव दे रहा है। देखती है जनता, आज के सोशल मीडिया में जानती है कि मेरा प्रतिनिधि क्या एडवाइस कर रहा है। हमको इनका सम्मान करना चाहिए। इतना खर्चा हो रखा है और हमारे वित्त मंत्री लेना सुझाव, मुख्यमंत्री क्यों आ रहा है बीच में? वित्त मंत्री का काम है सुझाव लेना। यहाँ पे हर काम में देश में प्रधानमंत्री और यहाँ पे हर काम में हारा हुआ मुख्यमंत्री, यानी जैसे कि बहुत विजनरी आदमी हो कि इसको सब कुछ पता है। आप ऐसे देखिए, हमें लोकतंत्र की मर्यादाओं के तहत चुने हुए विधायकों को सामने बुलाकर उनके सुझाव लेना चाहिए और उनके जनता देखती है कि मेरा प्रतिनिधि क्या बोल रहा है। ठीक है, विशाल जी कुछ कह रहे हैं आपके जवाब में। विशाल जी, थपलियाल साहब बोलेंगे खाली देहरादून और नैनीताल के सुझाव हो गए पूरे? ठीक है भाई, बता दीजिए। विशाल जी, अभी प्रतिमा जी भी कह रही थी कि अगर 1-2 सुझाव बता दें तो हम मान लेंगे कि ये ले भी रहे हैं सुझाव। प्रयाल जी, पहले तो आप अपने शब्दों को सही करिए। हारा हुआ मुख्यमंत्री, हारा हुआ, पहले तो शब्दों का चयन सही करिए। इतने बड़ी आप बार मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, बार शब्दों का चयन सही कीजिए। ठीक है विशाल जी, बजट पर आते हैं। अभी उपचुनाव होना है चंपावत में, क्यों परेशान है आप लोग? हारे ही बोला जाएगा
था, मुझे लगता है इसमें ऑफेंड होने की क्या ठीक है, समय बहुत कम है, मुझे जल्दी से एक प्रतिक्रिया संगीता जी की भी चाहिए। विशाल जी जल्दी से बोलिए, अभी इस पर बात नहीं करते हैं, अभी उपचुनाव होगा, आपका मुख्यमंत्री क्या होगा वो पता चल जाएगा। बार बार पेट्रोल और थटिया जी 2 मिनट रुकिए। हाँ, पेट्रोल और डीजल की चर्चा हो रही है, पेट्रोल और डीजल, राज्य सरकार के बजट की बात हो रही है, केंद्र सरकार के बजट की बात नहीं हो रही है। पेट्रोल डीजल केंद्र की नीति है, राज्य सरकार उसमें टैक्स कम कर सकता है, लोगों को फायदा दे सकता है, अपने राज्य की जनता को। इस भावनाओं के साथ सरकार काम कर रही है। सुनिए गरिमा जी। ठीक है प्रतिमा जी अब आप भी बोल रही हैं, फिर वो कहेंगे कि बीच में बोलते हैं। जल्दी से विशाल जी जल्दी से कंप्लीट करिए, उसके बाद पहले मेरी बात सुनिए ना प्रतिमा जी प्लीज, समय बहुत कम है। जब आपके बीच में वो बोल रहे थे तब आपको आपत्ति थी। प्रतिमा जी मैं टोकूंगी उनको। राज्य सरकार कम करने पर ध्यान विचार कर रही है, सरकार चिंता कर रही है, प्रतिमा जी चिंता कर रही है। आपने हमारा प्रतिमा जी प्लीज, प्रतिमा जी प्लीज बीच में मत बोलिए। प्रतिमा जी, विशाल जी, हमारे प्रदेश के हित की बात करती है। सेठी साहब आवाज नहीं आ रही आपकी। औद्योगिक पैकेज किसने वापस लिया? राज्य का औद्योगिक पैकेज किसने वापस लिया? प्रतिमा जी प्लीज इस तरह से सब लोग एक साथ बोलेंगे, किसी की बात समझ में नहीं आ रही, मैं सबको म्यूट करवा दूंगी प्लीज। प्रतिमा जी देखिए, अभी आप बोल रही थी, वो बीच में बोले, आपने कहा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, तो अभी फिर आप वही चीज रिपीट करेंगे तो ऐसे नहीं होता ना। अभी वक्त हमारा 2 मिनट का चला गया। विशाल जी जल्दी से कंप्लीट करें, उसके बाद संगीता जी के पास आएंगे। मेरा कहना है कि राज्य सरकार इसमें बिल्कुल संवेदनशीलता अपना रही है और अपनी जनता को राहत देगी। वो पेट्रोल डीजल से अपना जो टैक्सेशन का सिस्टम है उसको सही करेगी। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने 2010 तक हमारा औद्योगिक पैकेज था, हमारे राज्य के हित का काम अटल जी ने किया था, वो वापिस लिया। और राज्य में जो हमारी सरकार धामी सरकार बनी है, अपने मैनिफेस्टो में 3 सिलेंडर जो हमारे घोषणा पत्र में लिखा था, हमने पहले दिन अपना वादा पूरा किया और गरीबी रेखा ने नीचे जीवन यापन करने वालों को 3 सिलेंडर मुफ्त में देने की बात करी। हमारा नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ उत्तराखंड के चमक की बात करनी है, उत्तराखंड के विकास की बात करती है। ये आप ठीक है विकास की बात करती है विशाल जी, लेकिन अभी बजट में सब साफ हो जाएगा कि कितना विकास होने वाला। विशाल जी, संगीता जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं जल्दी से, 1 मिनट में। संगीता जी प्लीज बस 1 मिनट में कंप्लीट करेगा। अभी आपने सुना पूरी चर्चा को, आप देख रही है लगातार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनता के हित की बात हम उठा रहे हैं, लेकिन विशाल जी का कहना है कि इस बार हमने सुझाव लिए और सुझावों के ही माध्यम से हम उनको अब अपने बजट में शामिल करेंगे और जनता को राहत पहुंचाएंगे। आपको उम्मीद नजर आ रही है? जल्दी से कंप्लीट करिएगा। देखिए, मैं सेठी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि महंगाई के इर्द गिर्द सारा बजट घूम रहा है, तो महंगाई के इर्द गिर्द जो सारा बजट घूम रहा है और लोगों की आमदनी कम है और खर्च इस समय ज्यादा हो चुका है, तो सरकार को बेरोजगारी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जब बेरोजगारी कम होगी तभी लोगों की जेब में पैसा जाएगा और उनके घर का बजट जो है वो सुधरेगा। दूसरी चीज ये भी गरिमा जी देखने की बात होगी कि ये बजट जो आता है वो पूरा 1 वर्ष के लिए आएगा या ये 4-5 माह के लिए लेखा अनुदान के रूप में आएगा। सरकार ने इसमें क्या योजना बनाई है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और ये जब बजट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि सरकार इस पर क्या फैसला करती है। ठीक है, यानी बजट आने का इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, ठीक है, बजट आने का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा कि आखिर कितनी राहत जनता को इस बार सत्ता पक्ष के लोग दिला पाते हैं और बजट में क्या कुछ खास होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी चर्चा में आने के लिए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है हम, लेकिन हाँ, भारत की जनता के प्रवक्ता हम जरूर हैं। इसलिए हम सवाल भी उठाएंगे सत्ता से भी और विपक्ष से भी कि आखिर जनता को इस बार बजट पे क्या कुछ मिलने वाला है। तो देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।